करते हैं हमारे भाई, शुरू करते हैं भाइयों। तो याद रख लीजिएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं उनको ड्रोन चलाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है। जिससे वो क्या करती हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि और एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि एवं एग्रीकल्चर में वो लोग पार्टिसिपेट करती हैं। तो फिलहाल अगर पूछे कि नमो दीदी यतना नमो ड्रोन दीदी योजना में कौन सा राज्य अव्वल स्थान पे यानी कि पहले स्थान पे, तो वो और कोई नहीं आपका कौन हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। और कर्नाटका की में आप देखोगे बांदीपुर नेशनल पार्क है इतना, बांदीपुर नेशनल पार्क है आपको देखने को मिलेगा। बनेर घट्टा नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल बेंगलुरु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी। और बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर देखने को मिलता है किसका दोस्तों, इसरो का, जो कि बनता कब है, 15 अगस्त 1969 को बनता है। और जिसके जो चेयरमैन वर्तमान समय में कौन है, वी नारायण है। सीएम यहाँ पे सिद्धारमैया जी हैं। सीएम यहाँ पे कौन है दोस्तों, सिद्धारमैया जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज और आपसे पूछेगा, सीएम सिद्धारमैया जी हो जाएंगे। और यार ना यहाँ पे अभी जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की बातचीत कही जा रही है। क्या बैन करने की बातचीत कही जा रही है। तो क्या इस वैभव सूर्यवंशी को चलाना चाहिए, ठीक है, बताइएगा, क्या वैभव सूर्यवंशी को चलाया जाना चाहिए। क्या वैभव सूर्यवंशी को मोबाइल चलाने देना चाहिए, क्योंकि अंडर 16 है वो, तो उनसे मोबाइल तो छीन लेना चाहिए। लेकिन मोबाइल तो है उनके पास, तो क्या वैभव सूर्यवंशी से मोबाइल छीन लेना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है, वैभव सूर्यवंशी के पास मोबाइल फोन तो है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, चलिए। नमो दीदी नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कर्नाटक अव्वल पे है। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिलाएं को स्वयं सहायता महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक पूरे देश में सबसे आगे निकल के आया है। कर्नाटक पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं होती है ना, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है। वैभव तो बिहार का है। हाँ, वैभव बिहार का है। अगर मान लो ये कानून पूरे भारत में लागू हो जाता, ठीक है, वैभव तो बिहार का है। ये तो मुझे भी पता है भाई, समस्तीपुर का रहने वाला है। समस्तीपुर का रहने वाला है, हमको भी पता बिहार का। लेकिन अगर मान लो कर्नाटक इसकी बातचीत कर रहा है, तो हो सकता है कि केंद्र भी इसके ऊपर बातचीत कानून करे। और हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, देख लेना, 2026 अंत होते होते 2026 का अंत होते होते यानी कि एंडिंग आते आते भारत में भी इसको लागू किया जाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। कहाँ पे, हमारे भारत में भी। एंडिंग होने दो ईयर का, बस याद रख लेना। रोड वेल ट्रैवल पुस्तक किसने लिखी है। ये रोड वेल ट्रैवल पुस्तक अगर पूछो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी आर के राघवन के द्वारा लिखी गई है। आर के राघवन के द्वारा लिखी गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से 18+ हो जाएगा भाई, इस एंडिंग की बात कर रहा हूँ। अभी वैभव 15 साल का ही हुआ है। ना तो हाँ, तब तक तो 16 पार कर ही जाएगा। तो आप देख सकते हो, लेखक आर राघवन की पुस्तक है, जिसका जिसका विमोचन अभी हाल फिलहाल में किया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एलिफेंटा द्वीप पर 1500 साल पुरानी सीढ़ीनुमा जलाशय को खोजा गया है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, आपको पूछ रही किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा सब लोग। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इतना किसके लिए प्रसिद्ध है, बता दो कमेंट करते हुए कि कितने। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो आखिर में प्रसिद्ध किसके लिए हैं, आखिर में वो प्रसिद्ध किसके लिए है, चर्चा में क्यों बनी रहती हैं, और प्रसिद्ध किसके लिए है। बिल्कुल, जिनका भी आंसर आ रहा है कि भगवान शिव को समर्पित इतना और शैलकृत गुहा मंदिर है इतना। भगवान शिव को समर्पित शैलकृत गुहा मंदिर है इतना। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये जो मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पे। एलिफेंटा द्वीप, जिसे घारापुरी भी कहते हैं, मुख्य रूप से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल 5वीं और 6ठी शताब्दी की चट्टानों को काटकर बनाया गया है। गुफाओं में मंदिरों में एलिफेंटा गुफाओं में भगवान शिव को समर्पित त्रिशूल मूर्तियां एवं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। मुंबई के तट के पास स्थित यह ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। ये बता, यूनेस्को की जब बात करते हैं तो पेपर में हमारे यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। यूनेस्को जो है ना, यूने
यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं। यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1945 में होती है, 1945 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? फ्रांस के पेरिस में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। फ्रांस के पेरिस में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं गया हूँ एलिफेंटा द्वीप पर, ये समुद्र के बीच में है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, संजोग से याद रखना, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब जैसे उसी पे प्रश्न है कि चर्चा में रहने वाला एलिफेंटा द्वीप 1500 साल पुराना है। ये जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ऑब्वियसली कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये जलाशय कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में ही स्थित है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जलाशय कहाँ पे दोस्तों? ये महाराष्ट्र में ही स्थित है, याद रख लीजिएगा। सिक्किम राज्य में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु किसने शुरू किया है? सिक्किम राज्य में फंसे पर्यटकों को घर वापस निकालने, मतलब निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। और थल सेना इतना, ये थल सेना जो है, ये थल सेना दिवस अगर पूछे, अभी बताएं यहाँ पे बारिश हो रही है और भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे पर्यटक यहाँ पे फंस गए हैं। इनको बचाने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया गया, ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया गया है थल सेना द्वारा। और थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं, याद कर लीजिएगा। और जितना थल सेना के जो हेड हो जाएंगे, थल सेना के जो हेड, थल सेना के जो हेड हो जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? थल सेना के जो हेड हो जाएंगे उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेंद्र उपेंद्र यत्नाथ द्विवेदी हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी साहब क्या हो जाएंगे? हमारे थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। अच्छा, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और अमरप्रीत सिंह इसके हेड हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह इसके जो क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। ठीक है। अगर नौसेना के हेड अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। 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 और याद रख लीजिएगा, अगर पूछे कि ये बताइए ये आपसे क्या पूछेगा पता है? आपसे पूछेगा कि ये बताइए भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे भारतीय तटरक्षक बल 1 को मनाते हैं, 1 को मनाते हैं, 1 को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और इसके जो प्रमुख हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों? इनका नाम क्या हो जाएगा? परमेश शिवमणि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परमेश शिवमणि हो जाएंगे। परमेश शिवमणि ये हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हो जाएंगे, सॉरी, भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हो जाएंगे। और सिक्किम राज्य में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु किसने शुरू किया? भारतीय थल सेना ने शुरू किया, भारतीय थल सेना ने शुरू किया है। अभी आपको पता है एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंधु, हम लोग शुरू किए थे ईरान में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए। एक था ऑपरेशन सिंदूर, एक था ऑपरेशन सिंदूर, जो हम लोग पाकिस्तान पे जो है एयर स्ट्राइक किए थे, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किए थे। अभी ऑपरेशन हम लोगों ने क्या चलाया था? दोस्त चलाया था। तुर्की एवं सीरिया में भूकंप आया था, और यत्ना वहाँ पे घर वापस लाने के लिए लोगों को हम चलाए थे। ऑपरेशन गंगा हम लोग चलाए थे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए हम लोग चलाए थे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जो है घर वापस लाने के लिए हम लोग चलाए थे। ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये सारे के सारे प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं। संयोग वर्ष ये है कि अभी भी हमारे एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी मैं बता रहा हूँ सब पूछे जाते हैं, सब पूछे जाते हैं। संयोग है, आप मान के चलिए संयोग है, लेकिन हाँ ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए। तो सिक्किम में लोचन में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा त्रिशक्ति क्रॉप अभ्यास ऑपरेशन हिम सेतु की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन हिम सेतु की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन हिम सेतु की क्या की गई है? शुरुआत की गई है, शुरुआत की गई है, शुरुआत की गई है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत की गई है। हाँ, सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इतना कुछ घुमाता नहीं है, सीधे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन किसके देश की सहायता के लिए चलाया गया था। अभी दित्यवाह नामक चक्रवात आया था, तो अभी हम लोग जो ऑपरेशन सागर बंधु चलाए थे अपना श्रीलंका में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए, श्रीलंका की सहायता के लिए। ठीक, चलो, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? चलो भाई, अब कह रहे हो कि सर कि आज आप बहुत सुस्त लग रहे हैं। जी, सुस्त इसलिए लग रहे हैं कि थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा सुस्त लग रहे हैं, और क्या। तो नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों के बाद संसद में किस सदन में
सदस्य के रूप में लौटे हैं। तो इतना राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। और याद रखना राज्यसभा का आर्टिकल 80 हो जाएगा और यहाँ पे 233 लोग चुन के आते हैं राज्यों के द्वारा, प्लस 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और नीतीश चाचा इसी राज्यसभा के नए सदस्य बने हैं, याद रखना नीतीश चाचा। अब देखो इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। पहली बार लोकसभा क्या है दोस्तों, सांसद 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 7 दिन के लिए, फिर 2005 में बने, फिर 2013 में बने, 2017 में बने, 2022 में बने, फिर उसके बाद 2024 में बने। फिर आप देखोगे उसके बाद से अभी तक ये टोटल 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। मतलब इन्होंने एक लंबा सफर तय किया है सीएम पद की कुर्सी पे। अभी संजोग से अभी भी सीएम यही है, अभी भी संजोग से सीएम यही है इतना। ठीक है, धुरंधर राजनीति है इनके। 2 दशकों से बिहार की राजनीति में रहने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा से सांसद बन चुके हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह जल्दी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह फैसला बिहार की राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखो बिहार में राजनीति में इनका प्रवेश 2005 में राजनीति में लगभग पूरी तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में इर्द गिर्द घूम रही है। लगातार कई कार्यकाल से मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका अब सफर दिल्ली की ओर जा चुका है। 2005 में लंबी पारी की शुरुआत की थी। ठीक है, नीतीश चाचा के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। 2005 में लोकसभा के सांसद रहते हुए नीतीश कुमार पहली बार स्थायी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 दिन के बने। तब वो करीब 21 साल के तक बिहार की सत्ता का चेहरा बने रहे। ठीक है, अब वह नेता भी दिल्ली से लौटे, अब वापस वो दिल्ली लौट चुके हैं। अब यहाँ पे देखोगे इनके बारे में, तो ये नीतीश कुमार जो है ना, चारों सदनों में बनने का रिकॉर्ड है। ये लोकसभा के भी सदस्य बन चुके हैं, राज्यसभा के भी सदस्य बन चुके हैं, विधानसभा के भी सदस्य बन चुके हैं, विधान परिषद के भी सदस्य बन चुके हैं। अब फिलहाल याद रख लीजिएगा, ये पहली बार लोकसभा से सांसद 1989 में बनते हैं। फिर उसके बाद 2000 में ये 7 दिन के लिए सीएम बनते हैं। 2005 में दोबारा सीएम बनते हैं। 2013 में दोबारा एनडीए से अलग होते हैं। और 2017 में एनडीए से वापसी होती है। 2022 में फिर अलग, फिर उसके बाद 2024 में फिर वापसी होती है और 2026 में राज्यसभा में इनकी वापसी हो जाती है। राज्यसभा में इनकी वापसी हो जाती है नीतीश कुमार की, यानी कि नीतीश चाचा की, है नीतीश चाचा की। खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार बहुत काम किया, बिहार में मैंने बहुत काम किया, अब दिल्ली में भी रह के काम करना चाहता हूँ, ऐसा नीतीश चाचा का कहना है। ऐसा नीतीश चाचा का कहना है, याद रख लीजिएगा। अगर नीतीश इस्तीफा देंगे तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर में मुख्यमंत्री होगा कौन नया। हाँ देखो, पुत्र को तो नहीं बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे परिवारवाद आ जाएगा। पुत्र मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, डिप्टी सीएम भले बन जाए, मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बनेगा क्योंकि अभी नया नया है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है नीतीश कुमार के बारे में। जैसे ही हम लोगों को चीजें पता चलेंगी आपके बारे में बताया जाएगा। हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। और आपको तो पता है कि सब डिसीजन अब किसके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी किसी को भी बना सकती है, बीजेपी किसी को बना सकती है। मतलब एक तो इतनी घटिया पार्टी है बीजेपी, पूरे सेंट्रल में, पूरे पार्टी में। जो होता क्या है ना कि अरस्तु ने एक बात कहा था, अरस्तु ने एक बात कहा था कि निरंकुश शासक की सबसे बड़ी जो है मालूम है, सबसे बड़ी मालूम है पावर क्या होती है, पता है। निरंकुश शासक जो होता है, निरंकुश शासक के पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है ना, सत्ता होती है उसके पास, उसके पास बहुमत होता है। देखो अगर किसी एक व्यक्ति के पास सारी बागडोर हम अगर सौंप देंगे तो अपने मन की मनमानी करेगा, वही बीजेपी कर रही है। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कुछ कर सकता है नहीं। ठीक, इसलिए अपने मन की मनमानी करते हुए दिखाई दे रही है। दुनिया में पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है। इसका नाम, इस यूनिवर्सिटी का नाम वानतारा हो जाएगा। अनंत अंबानी इससे जुड़े हुए हैं, इतना अनंत अंबानी इससे जुड़ा हुआ है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो जाएगा, वानतारा। वन्य जीव पशु चिकित्सा को समर्पित दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी का नाम वानतारा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी अनंत अंबानी द्वारा घोषित किया गया। यह विश्वविद्यालय गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया है और जिसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोगों को तैयार करना है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। और इस तरीके का सम्मेलन खास तौर पे जो है ना आपके बीपीएससी में पूछा जाता है। फिलहाल ये जो है ना बेंगलुरु में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैसे रायसेना डायलॉग हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ना, यहाँ से पेपर में प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं यहाँ से पेपर में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, अप्रैल 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र जोन का अपना
सातवां सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना ओम बिरला ने पणजी में किया है, जो कि पणजी कहाँ पे है दोस्तों? ये गोवा में है, गोवा में है। और जब ओम बिरला के बारे में बात करते हैं इतना, ओम बिरला इतना, जब हम लोग ओम बिरला के बारे में बात करते हैं, ओम बिरला इतना, ओम बिरला के बारे में बात करते हैं, तो ओम बिरला ये मालूम है आपको, पता होना चाहिए, कोटा राजस्थान से चुन के आते हैं। कोटा राजस्थान, जितना कोटा राजस्थान से ये चुन करके आते हैं, कोटा राजस्थान से ये चुन करके आते हैं। आपको पता होना चाहिए 100 नंबर जो आर्टिकल है ना, इसमें लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत होता है, निर्णायक स्पीकर का निर्णायक मत होता है, निर्णायक इतना निर्णायक मत होता है, निर्णायक मत होता है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा सर निर्णायक मत होता क्या है, तो को होता क्या है दोस्तों? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा में जब मान लो एक दिन 100 लोग आए हुए हैं, 100 लोग आए हुए हैं, किसी बिल पे मतदान हो रहा है, 50 लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? यस। 50 लोग क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं। और 50 लोग क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। 50 लोग क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। अब मान लो स्पीकर अब जिधर वोट देगा ना उधर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल पास हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, बहुमत पार्टी का है मेंबर, बहुमत पार्टी का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष को तो वोट करेगा नहीं, पक्ष को ही वोट करेगा, अपने पक्ष को ही वोट करेगा, तो इसी को निर्णायक मत कहा जाता है। अच्छा, अभी कोई भी विधेयक देखो 110 में आप देखते होगे धन विधेयक के बारे में बातचीत की गई, धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में बातचीत की गई, धन विधेयक के बारे में बातचीत की गई। कोई सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, इसका डिसीजन भी कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर लेता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, तो इसका डिसीजन कौन लेता है? ये लोकसभा स्पीकर लेता है। और हाँ, याद रख लीजिएगा, हम एग्जाम अध्ययन चैनल पे, जो कि आप इसी का ही पार्ट है, इतना इसी का ही पार्ट है, उसमें लक्ष्मीकांत शुरू करने वाले हैं। 30 दिन 60 दिन, यानी कि 60 दिन में पूरा पॉलिटी फ्री में कवर कराएंगे उसमें, याद रख लीजिएगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, और उसकी टाइमिंग सुबह होगी 6 बजे से ही, तो उसकी टाइमिंग होगी कल से सुबह 6 बजे से ही लक्ष्मीकांत सीरीज उसमें चलेगा। सुबह 6 बजे से हर कोई रेडी रहेगा, लक्ष्मीकांत सीरीज पॉलिटी जो इसमें हम लोग यूपी पीसीएस, आर ओ, फिर उसके बाद बिहार पीसीएस, इन सभी चीज़ को हम लोग टारगेट करेंगे, और करके लक्ष्मीकांत को हम लोग कल से शुरू करेंगे, कल से, ठीक है। पूरा पॉलिटी फ्री में इतना, पूरा पॉलिटी इतना, पूरा जो है पॉलिटी, पूरा पॉलिटी जो है फ्री में, फ्री में इतना, फ्री में एग्जाम अध्ययन चैनल पे सुबह 6 AM पे इतना, सुबह 6 AM पे पूरा फाउंडेशन होगा, पूरा फाउंडेशन होने वाला है, याद रख लीजिएगा, पूरा फाउंडेशन फ्री होगा, ठीक है, पूरा फाउंडेशन फ्री होगा, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल याद कर लीजिएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका डिसीजन लोकसभा स्पीकर लेता है। लेकिन विधेयक धन विधेयक होता कौन है? जो जिस बिल में नए प्रकार के टैक्स लगाने संबंधित प्रावधान हो, पुराने प्रकार के टैक्स हटाने संबंधित प्रावधान हो, उस बिल को ही हम लोग धन विधेयक कहते हैं, उस बिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो धन विधेयक के नाम से जानते हैं, धन विधेयक के नाम पे ही जानते हैं। हाँ जी हाँ, वाईटी पे ही, वाईटी पे ही, ये बिल्कुल इतना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, वाईटी पे ही शुरू होगा, वाईटी पे ही शुरू होगा। अच्छा, वाराणसी में पता है क्या किया गया है? वाराणसी में एक वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। हालांकि एक वैदिक घड़ी उज्जैन में भी है, जलवायु घड़ी CISR मुख्यालय में भी है, ठीक, लेकिन हाँ बनारस में भी स्थापित की गई है, बनारस में भी स्थापित की गई है, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, चल भाई, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें अगर पूछे इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 19वां स्थान मिला है। देखो ये 75 में तो हम लोग हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में है। 91 में तो भ्रष्टाचार में हम लोग भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में पहुंच चुके हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में हम लोग पहुंच चुके हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में पहुंच चुके हैं। खुशहाली में आप देखोगे, खुशहाली, खुशहाली में अब हम लोग कितने स्थान पे हैं? 116वें स्थान पे, 116वें स्थान पे हैं। शांति में आप देखिएगा तो हम लोग 115वें स्थान पे हैं। प्रेस में आप देखिएगा, प्रेस में तो आप देखिएगा हम लोग कितने नंबर पे हैं? 151 स्थान पे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखिएगा तो 130 स्थान पे हैं। और अगर पूछे जेंडर गैप में आप देखोगे, जेंडर गैप इतना, जेंडर गैप में आप देखिएगा तो हम लोग कौन से स्थान पे हैं? तो जेंडर गैप में आप देखो 131 स्थान पे हैं, 131वें स्थान, 131 स्थान पे हैं। और अगर पूछे और कौन सा है यार सूचकांक, हाँ सतत विकास में हम लोग 99 स्थान पे हैं। सतत विकास, इतना सतत विकास के बारे में बात करूँ तो सतत विकास में हम लोग 99 स्थान पे हैं, 99 स्थान पे हैं, 99 स्थान पे हैं, 99 स्थान पे है, याद रख लीजिएगा। कोई बताएगा WTO की स्थापना कब होती है? WTO की स्थापना, WTO की स्थापना कब होती है? WTO की स्थापना कब होती है बताओ, बताइए कमेंट करते हुए, WTO की स्थापना कब होती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बताओ बताओ, WTO की स्थापना कब होती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हम्म,
को विश्व व्यापार संगठन देखो 1 जनवरी 1995 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। 1995 को होती है, 1 जनवरी 1995 को होती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। हेडक्वार्टर अगर पूछ ले कहाँ पे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे, टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है अपना। नीरज चोपड़ा जो है स्विट्जरलैंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है। पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बैच हमने लॉन्च कर दिया गया द एजुकेशन वे के ऐप पे, मात्र 99 रुपीज़ में आप चाहे तो बाई कर सकते हो। ठीक, चलो